Okay, so hello everyone. I hope you all are doing well. You all are good. So start करेंगे आज हमारा जो सेशन है. सबसे पहले हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो सेशन है गूगल ड्राइव के थ्रू देखेंगे, ऑनलाइन देखने वाले हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट जो है आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये मैं आपका ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हूँ. अब मैं आपको पढ़ाने क्या वाली हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड. सो बेसिकली आपका जो CMA इंटर का सब्जेक्ट है पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ. आई एम CS दिशा शर्मा and I'm gonna be your faculty for this particular paper number 5 of CMA Inter, which is Business Laws and Ethics. Okay, ये सब्जेक्ट का नाम तो मैंने आपके सामने बोला. अब इसका थोड़ा सा रेलेवेंस समझ लेते हैं. CMA इंटर में हमें ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ाया जाता है. सी यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जब आप CMA की डिग्री ले लोगे तो आपको एक वास्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना आपका रोल अकाउंट्स में होने वाला है, अकाउंट्स का पार्ट जितना आप हैंडल करने वाले हो, उतना ही पार्ट आपको लॉ का भी हैंडल करना पड़ेगा. एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ. सिंस आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, मैंने CMA इंटर का लॉ जब भी पढ़ाया है तो मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जितना CA में आप लॉ पढ़ते हो उतना ही ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा पार्ट आपका CMA इंटर का लॉ वाला पार्ट है. CS एग्जीक्यूटिव में भी बच्चे लॉ पढ़ते हैं, उनका तो कोर एरिया है कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव में, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉज पढ़ते हैं. लेकिन आपका जो CMA इंटर का लॉ है वो काफी सारे पार्ट्स को मर्ज किया हुआ है. इसमें काफी ज्यादा लेंदी बनाया हुआ है इसका पार्ट. आपका जो लॉ का पेपर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पार्ट A, B, C एंड D, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ. ओके, सो जितना, अगेन आई एम सेइंग, जितना CS एग्जीक्यूटिव में लॉ पढ़ते हैं और जितना CA इंटर वाले लॉ पढ़ते हैं उससे काफी ज्यादा डिटेल में आपको लॉ पढ़ना होगा. ओके, CMA इंटर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉ पढ़ के आए हैं फाउंडेशन में भी. वहां पे भी आपके पास कुछ चैप्टर्स थे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो यहाँ पे वापस रिपीट होने वाला है. फिर आपने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है. ऐसे वाले चैप्टर्स आपके वापस से यहाँ पे भी गाइज रिपीट होने वाले हैं. लेकिन जो लेवल आपने फाउंडेशन में किया था उससे काफी ज्यादा लेवल इस बार होने वाला है. इस बार थोड़ा और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को. फाउंडेशन में तो आप ये बोलो कि एक ग्लिम्स ही देखा था आपने, ठीक है. तो अब जितना आपने उसमें नहीं पढ़ा था वो सारी डिटेल चीजें आप इधर पढ़ने वाले हो. इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और क्या क्या पढ़ाना चाह रहा है हमको. सो ये आपका मॉड्यूल मैंने आपके सामने खोला है. आप जैसे रजिस्टर करते हो CMA इंटर के लिए, इंस्टीट्यूट आपको ये मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा मेरी बुक भी आपको लॉ की बनाई गई, जो मेरे द्वारा आपके लिए बुक है, वो भी आपको मिलने वाली है. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज कि आप मेरी बुक में से जब करते हो तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी पढ़ने में. रीजन, आपका जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल आपके इंस्टीट्यूट ने दिया, दैट्स वेरी वास्ट, दैट्स टू लेंथी. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट कि वो एग्जाम से एक दिन पहले इतना बड़ा मॉड्यूल आप कवर कर सको. और चीजें टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फॉन्ट भी देखोगे तो बहुत छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है हमारे मॉड्यूल में, जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है. बट मेरी बुक में आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी. कुछ ऐसा नहीं रहेगा आपको, कभी काफी स्टूडेंट्स को ये फीलिंग आती है कि जो टीचर्स हमें बुक प्रोवाइड करते हैं वो काफी कट शॉर्ट होती है, वो कवर नहीं करती है सिलेबस. ऐसा आपको मेरी बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. हर चीज मोस्टली हमारी बुक में कवर होगी. सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेरी बुक में मिलने वाली है और पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी. थोड़ा लैंग्वेज इजी होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, प्लस मेरी कुछ PPTs भी मैं अपनी बुक में ऐड करूंगी. क्लास में काफी बार मैं कुछ PPTs में से अगर पढ़ा रही हूँ तो बच्चों के पास वो टीचर्स की PPT नहीं होती, बट आई एम गोना ऐड द PPT इन माई बुक ऑल्सो, ठीक है. तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान रहेगा उसमें से. ओके, अभी सब कुछ स्टार्ट करने से पहले
पहले हम ये देखेंगे आज की क्लास में कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के पेपर में. दिस इज पेपर नंबर 5. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि आपके पूरे पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो होंगे ही, प्लस कुछ एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं. सो योर पेपर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. तो सबसे पहला मेरे सामने आ रहा है द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया. सो लेट्स डिस्कस कि हमारे सीएमए इंटर में क्या क्या आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले आपका जो पूरा 100 नंबर का पेपर है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल. सो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज भी आपको साथ के साथ मैं कवर करवाने वाली हूँ. सी इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं और इसके अलावा कुछ अदर एमसीक्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और जैसा आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा तो आंसर लिखने का तरीका हमारे लॉ में बिल्कुल डिफरेंट है. अभी तक सीएमए फाउंडेशन में जो आपने लॉ पढ़ा है वहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू थे, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते थे. सो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है अभी और नहीं पता है कि कैसे आपको लॉ के अंदर आंसर्स लिखने हैं. देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया हाउ वी राइट आंसर्स इन लॉ. सो वी आर गोना डिस्कस द करेक्ट स्ट्रैटेजी, जैसे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो लॉ के अंदर. लॉ के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस भी आपको मेरे सेशन में करने को मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ आप ये भी समझोगे कि एमसीक्यूज की क्या रेलेवेंस है और कितने एमसीक्यूज हमें करने चाहिए. तो हर चैप्टर के हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है. एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स, सॉरी ऑल द क्वेश्चंस विद आंसर्स. सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा. बाय चांस अगर एक का आंसर नहीं भी है तो जरूर आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा और नीचे एक हिंट जरूर मिलेगा जिससे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो लेट्स डिस्कस कि आपका जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लॉ का पेपर. सबसे पहला पार्ट का नाम है कमर्शियल लॉज. कमर्शियल लॉज में आप ऐसे वाले एक्ट्स पढ़ने वाले हो जो ऑलरेडी आपने सीएमए इंटर में कहीं ना कहीं पढ़े हैं. सो देखते हैं कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं आपके सामने. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड द लीगल सिस्टम इन इंडिया. ये इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसका प्रिएम्बल क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है. सो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और गवर्नमेंट जैसे देश चलाती है, गवर्नमेंट को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं. तो हमें पढ़ने होंगे गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट देश चलाती है. और ये लॉ पैदा कैसे हुआ है, होता क्या है लॉ, हमारे देश का लीगल सिस्टम कैसा है, किस तरह से हिस्ट्री में लॉ बनते आ रहे हैं और क्या क्या प्रोसेसेस हैं लॉ बनने के, लॉ बनाने के सोर्सेस क्या क्या है, ऐसी सारी चीजें. बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन सी है हमारे देश की, कौन है लेजिस्लेचर्स जो लॉ बनाते हैं, ऐसा सब कुछ लीगल सिस्टम, पूरा लीगल एनवायरनमेंट के बारे में आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 1 में. टू बी ऑनेस्ट, कोई भी लॉ पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छी चीज है सीएमए इंटर के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर डाला हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ की बेसिक्स आप इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे, ताकि आपको और भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बेस बन जाता है दूसरे लॉज, दूसरे एक्ट्स को पढ़ने के लिए. उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये आपको सुन के अभी आसान लग रहा होगा, हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी आपने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा है. बट जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने वहां कवर किए थे, जैसे लॉ ऑफ एजेंसी, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ऐसे सारे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और भी हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी. इन सभी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है इंटर के सिलेबस में, बट आपके फाउंडेशन के सिलेबस में थोड़ा सा कट शॉर्ट पार्ट था. फिर नेक्स्ट चैप्टर आप जो पढ़ने वाले हो वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. आपको पता होगा कि जब भी कोई मूवेबल गुड्स फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये कप है, दिस इज मूवेबल इन नेचर, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. I have this calculator in my hand which is again movable.
ऐसे गुड्स को जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं, ऐसे गुड्स को खरीदना है और बेचना है, इनके लिए एक अलग ही लॉ है, इनका एक अलग ही एक्ट है। ऑल्दो ये पहले पार्ट ही होता था ये वाला लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन 1930 को ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से सेपरेट कर दिया गया था और इसका एक अलग लॉ बना दिया गया था। तो मूवेबल आइटम्स को, मूवेबल गुड्स को बेचने और खरीदने का अलग ही लॉ हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। ओके, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे, जैसे मैंने आपसे गाड़ी खरीदने का प्रॉमिस किया, ऑफर किया, और आप वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब भी कोई पर्सन करता है तो हमेशा एक कंसिडरेशन भी होता है साथ में। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, एक के बदले में दूसरी चीज। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग मी कार, देन आई विल बी गिविंग यू मनी। तो कार के बदले में कंसिडरेशन इज मनी, और मनी का कंसिडरेशन क्या हो गया? गाड़ी। ये कंसिडरेशन क्या हमेशा सिर्फ कैश में ही होगा क्या? नो, ये जो मनी है ये क्या मैं हमेशा आपको कैश में दूंगी? नो, अगर मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं किसी अलग तरीके से भी आपको पेमेंट कर सकती हूँ, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, जो आप पढ़ने वाले हो 4th चैप्टर में, विच इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1882। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कभी कभी हम डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से भी एक दूसरे को पेमेंट्स कर सकते हैं। कौन से फेमस डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे देश में चलते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट promissory notes. I am talking about checks and bills of exchange. ये हमारे देश में काफी फेमस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। What is the meaning of negotiable instrument? Negotiable का मतलब होता है something which can be transferred, और इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करके उन अमाउंट, जितना भी उस पेपर पे अमाउंट लिखा है डॉक्यूमेंट पे, वो अमाउंट किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, मींस उस अमाउंट का मालिक आप किसी और को बना सकते हो। तो ऐसी चीजें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड एक और चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता था जब आप सीएमए फाउंडेशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का चैप्टर पढ़ते थे, बट ट्रस्ट मी, आई एम गोना मेक इट सुपर इजी फॉर यू। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स में 12th क्लास में कवर किया होगा। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके लिए होने वाला है काफी ज्यादा इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। ये काफी इजी चैप्टर है और स्टूडेंट्स को काफी मजा आता है जब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेरे साथ पढ़ते हैं। बहुत बेसिक है, कुछ ज्यादा चीजें इंक्लूडेड नहीं है इसमें। लेट्स डिस्कस होता क्या है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, एक रिश्ता है पार्टनरशिप। किसके बीच में? कोई ऐसे दो लोग मिनिमम जिनकी कॉमन सोच है और उसी सोच को लेकर ये कॉमन यानी कि साथ में मिलके अग्री करके एक बिजनेस करते हैं, और ऐसा बिजनेस कि बिजनेस करने के बाद इनको कमाना होगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मोटिव के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टनर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। इसी को हम बोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो ऐसा ही बिजनेस करती है। मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, ऐसी सब चीजें हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में करेंगे। ट्रस्ट मी, कुछ इजी चैप्टर्स भी हैं, सो इतना ज्यादा हवा नहीं बनाना है हमें उस सब्जेक्ट का। कुछ मुश्किल चैप्टर्स डाले हैं तो कुछ इजी भी डाले हैं। यू कैन सी साथ साथ इसकी वेटेज भी लिखी हुई है। अभी हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस कि भाई चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 यानी कि हमारा सेक्शन ए की वेटेज कितनी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा 6th चैप्टर है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस चैप्टर में आप कंपनीज और पार्टनरशिप का एक मिक्सचर होता है जो फॉर्म ऑफ बिजनेस 2008 में इस एक्ट को बनाया गया था, जिसका नाम है LLP एक्ट 2008। अब काफी लोग ना पार्टनरशिप से भागने लगे। 1932 में पार्टनरशिप को बनाया गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था।
इतना ज्यादा लेंदी हो गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि 1932 में पार्टनरशिप को वहां से अलग कर दिया, एक सेपरेट एक्ट बना दिया। अब पार्टनरशिप में जब लोग बिजनेस कर रहे थे तो लोगों को एक हमेशा प्रॉब्लम आती थी, यहां पे लाइबिलिटीज जो पार्टनर्स की है वो भर भर की है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। कैन यू बिलीव, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जितना तुम्हारा स्टेक है पार्टनरशिप में वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस खुद का घर गाड़ी बंगला भी दाव पे लगाना पड़ सकता है अगर लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं फर्म की, पार्टनर्स को ये सब देना पड़ता है। तो अभी इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, उनका ये ध्यान रहता था कि हम कंपनी क्यों नहीं खोल सकते, लेकिन जैसे ही वो कंपनी का थॉट लेकर आते थे तो उनको ये लगा कि यार कंपनी तो बहुत ही बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कंपनी। अब कंपनी खोलोगे तो बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, ओके कॉस्टली भी है थोड़ा प्रोसेस, और वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी बहुत लेंदी है। तो कुछ ड्रॉबैक्स कंपनीज में भी हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो हैं। तो हमारी देश की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पार्टनरशिप के कुछ अच्छे अच्छे गुण उठाए जाए और कंपनीज एक्ट के भी कुछ अच्छे अच्छे गुण उठाए जाए, और इनको मिला के इन दोनों के एडवांटेजेस को लेते हुए एक नया ही एक्ट आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो 2008 से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पे लिमिटेड होगी, और कुछ बेनिफिट्स इनको कंपनी के भी दे दिए। जैसे कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, कंपनी की पहचान अलग है, कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ये पढ़ाऊंगी मैं आपको कंपनीज एक्ट में, डोंट वरी, अभी आपको सब चीजें न्यू भी लग रही होंगी, दैट्स ओके, धीरे धीरे करके हम आपका बेस बनाएंगे। तो कंपनी का बेनिफिट है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, परपेचुअल सक्सेशन, ऐसे सब अच्छे फीचर्स कंपनी के उठाए और कुछ अच्छे फीचर्स पार्टनरशिप के उठा के एक मिक्सचर फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया, विच इज एलएलपी एक्ट। तो आज काफी सारे लोग एलएलपी भी खोलते हैं, दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं कंपनी और पार्टनरशिप के। अभी हमने डिस्कस किया जो हमारा 30% का 6 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, तो 30% मार्क्स कवर कर रहे हैं, इनकी वेटेज है 30%, जिसमें से जो आपका लॉ वाला पार्ट है जहां पे आप बेसिक्स करने वाले हो, लीगल सिस्टम, वो सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की वेटेज भी काफी कम है, 5% ही है। आप ये मान लो एक एक क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से। सी मेरा हमेशा ये फंडा रहता है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स ना एंड में पूछते हैं मैम वेटेज बता दो, अरे आज मैं पहले दिन ही आपको वेटेज बता रही हूँ, आपको पता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ना जब तैयारी नहीं हो पाती तो लास्ट में आते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो, बस इतना बता दो कि हम पास हो जाए। मेरा ये सोच है कि अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि थॉरो स्टडी करनी चाहिए। जब आप डिटेल स्टडी करते हो तो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। फिर धीरे धीरे आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, इन चीजों को वापस रिवाइज करोगे, इसमें प्रैक्टिकल काम करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। बट इनिशियली जब आप स्टूडेंट हो ना, सिर्फ शॉर्टकट्स पे आपको नहीं भागना चाहिए। अगर आज ही से आप शॉर्टकट्स की तरफ भागोगे तो पेपर में भी वो शॉर्टकट मार्क्स ही आपके आएंगे। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो और हर चीज को समझो। अगर डाउट आता है तो आपके टीचर्स आपके साथ है, हमेशा आपको अपने डाउट्स लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। सेक्शन बी पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। बी पार्ट में हम इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो कमर्शियल लॉज पढ़ा जहां सारे बिजनेसेस हो रहे हैं, बिजनेसेस से रिलेटेड कुछ एक्ट्स पढ़ लिया आपने, ऑल्दो कंपनीज एक्ट भी है, बस उसका एक लेकिन अलग ही पोर्शन बना दिया है। ओके, सो अभी इंडस्ट्रियल लॉज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर जैसे जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, या फिर जो कंपनीज हैं, तो वहां पे वर्कर्स के लिए भी, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए या फिर एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए भी कुछ एक्ट्स है। आगे जाके आप भी कहीं जॉब करोगे, अगर आप सीएमए की डिग्री लेने के बाद या तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हो या फिर आप कहीं जॉब भी कर सकते हो, दैट्स एन ऑप्शन ऑल्सो। सो अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आप भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, आपको टाइम टू टाइम आपकी सैलरीज मिले,
सैलरीज बढ़े, आपको प्रोविडेंट फंड का पार्ट बनाना चाहिए, ग्रेचुटी फंड का पार्ट बनाना चाहिए। तो यही सब कुछ समझने के लिए हम अपने लॉ के पार्ट में इंडस्ट्रियल लॉज को कवर करेंगे। ये सिर्फ 15 मार्क्स का है एंड वी आर गोइंग टू कवर ओनली 1 2 3 4 5 चैप्टर्स फॉर दिस। सिर्फ 15% मार्क्स का है। अब है 15% मार्क्स का, लेकिन इसमें भी काफी सारे डिटेल्ड चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स नहीं है, काफी डिटेल्ड वर्जन यहाँ पे डाला हुआ है। अब जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं किसी किसी सब्जेक्ट्स में ये वाला लॉज पढ़ लेते हैं, लेकिन आप सीएमए इंटर में एक ही सब्जेक्ट है लॉ, उसी में हर तरीके के ऑलमोस्ट लॉ आपके सब्जेक्ट में डाल दिए। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि सीएमए इंटर का लॉ सबका बाप है। हर तरीके का लॉ आपको काफी वास्ट लॉ पढ़ने के लिए दिया गया है, तो आपकी नॉलेज लॉ में भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके जी, तो यहां पे कवर करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में कि मिनिमम कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए कि आप फॉल होती है आपकी कंपनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, कुछ अमाउंट वो भी डालता है आप हर महीने आपकी सैलरी में से, और कुछ अमाउंट आपका भी डिडक्ट हो जाता है आपकी सैलरी में से, और ये आपको मिलता है जब आप जॉब छोड़ देते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने जॉब छोड़ी नहीं है, उसने छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर ली है, एक जगह से छोड़ी मतलब वो घर नहीं बैठ गया, ही इज ज्वाइनिंग सम अदर कंपनी। तो यही प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ है आप दूसरी कंपनी में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगा है कि आपको ये पैसा विड्रॉ करना है, यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, तो आप ये पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ भी गवर्नमेंट से कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे और इसकी क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये हम कवर करेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो गवर्नमेंट द्वारा हमारी कंपनीज में या हमारे फैक्ट्रीज में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंश्योरेंस भी है फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट्स, या फिर उनको कभी भी लाइफ में कोई कॉन्टिजेंसी फेस करनी है, तो अगर कोई मोटे अमाउंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हो वहां पे आपकी इंश्योरेंस भी करवाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें, प्लस हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स गेट्स वेजेस एंड द एम्प्लॉयज गेट्स सैलरी, and the professionals and the जो higher level post पे होते हैं they get remuneration. For example, all the directors of our company they get, and the KMPs they get remuneration. ठीक है, तो इस तरह से उनको जो जो पे मिलता है अलग अलग नामों से आप जानते हो। वर्कर्स के लिए वेजेस है तो वर्कर्स के वेजेस प्रॉपर होने चाहिए, उनको टाइम टू टाइम वेजेस मिलने चाहिए, वर्कर के वेजेस उनके काम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 में, विच इज कवरिंग जस्ट 5%। तो अगर आप देखो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 10 तक तो सिर्फ 10% मार्क्स कवर कर रहा है, और आपका कोड ऑफ वेजेस एक्ट अगेन 5 नंबर का है। 15 मार्क्स में से 10 नंबर के लिए आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 5 नंबर के लिए एक ही चैप्टर पढ़ना है। तो आप इसको भी हल्के में मत लेना, 11th चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारा 5 नंबर का 30% सिलेबस कवर कर रहा है कमर्शियल लॉज, 15% सिलेबस कवर कर रहा है हमारा इंडस्ट्रियल लॉज। नाउ 45% सिलेबस कवर करने के बाद अब हमें मेजर मार्क्स कवर करने हैं, तो हम अब कवर करेंगे कॉर्पोरेट लॉज को। क्या क्या पढ़ना है आपको कॉर्पोरेट लॉज के अंदर? सी, कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जब कंपनी चल रही है, जब फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनाई नहीं है अभी आपने, तो कंपनी बनानी कैसे है, कितनी तरह की कंपनीज हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनी में आपने चूज कर लिया कि मुझे तो पब्लिक कंपनी बनानी है, तो पब्लिक कंपनी के क्या एडवांटेजेस है, क्या नहीं है, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो कंपनी चलानी कैसे है, वी हैव टू फॉलो ऑल द कंप्लायंसेस, और कंपनी बंद कैसे करनी है। तो शुरुआत से लेकर एंड तक काफी डिटेल्ड पार्ट है आपके पास कॉर्पोरेट लॉ में। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, जो लेटेस्ट एक्ट चल रहा है, 2013 में आया है।
इससे पहले जो एक्ट चल रहा था, कंपनीज एक्ट, वो था 1956। आफ्टर 50 और 60 इयर्स हमारे देश में चेंज हुआ है और एक नया एक्ट आया है, विच इज कंपनीज एक्ट 2013, विच वी विल कवर इन पार्ट सी। पार्ट सी इज कवरिंग 40%। तो मेरी ये सोच है आपके लिए कि जब भी आप एक बार सिलेबस कर रहे हो, सिलेबस जब मैं कराऊंगी तो मैं सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट कराने वाली हूं। जैसे ही कंपनीज एक्ट हमारा कवर हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पार्ट वन। पार्ट वन कंप्लीट करने के बाद वी विल कवर डी पार्ट, थोड़ा सा इजी वाला पार्ट भी बीच में ले आएंगे, बिजनेस एथिक्स, और लास्ट में हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉज एट द एंड। ओके, सो ये 15% का मार्क्स इंडस्ट्रियल लॉज हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे। अब ये सब कवर करने के बाद कॉर्पोरेट लॉज भी पढ़ लिया, इसमें कैसे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे? अब टू बी ऑनेस्ट आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन आपको जो मेरी बुक मिलेगी उसमें इतना ज्यादा हौच-पौच कुछ भी नहीं है जैसा टू बी ऑनेस्ट हमारी मॉड्यूल में है इंस्टीट्यूट के। मैं आपको चैप्टर वाइज डिवाइड करके दूंगी सो दैट आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा कि जब अगर हम बेयर एक्ट में से पढ़ रहे होते तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे कौन से चैप्टर में है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स देने वाली हूँ। मेरी बुक में चैप्टर वाइज आप इसको कवर करने वाले हो। फिर आता है बेटा पार्ट डी, विच इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है? आपको पता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई विल नॉट नेम दोज पर्संस, बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी हैं हमारे देश में जो गलत तरीके से, करप्ट तरीके से बिजनेस करते हैं। बट आपका इंस्टीट्यूट आपको बताने वाला है कि जब भी बिजनेस करेंगे या जिसका भी बिजनेस आप प्रोफेशनल बन के मैनेज करोगे, तो बिजनेस के एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए आप उनको बोलोगे। एथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? सी, सबसे पहले एक बेसिक वर्ड है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है सही और गलत की पहचान। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मेरा लेक्चर ले रहे हो और आपने सोच लिया कि हमें अच्छे से अपना सीएमए इंटर का लॉ का पेपर दिशा मैम के साथ पढ़ाई करनी है और स्ट्रांगली पढ़ना है। आपने ये सोच लिया, आपका पेपर है जून में, उसके बाद भी अगर आप क्लासेस मिस करते जाओगे, मीन्स आप अनएथिकल हो रहे हो। मीन्स आप क्या कर रहे हो? अपने ही लिए एक गलत फैसला ले रहे हो। जब आपको पता होता है ना ये सही है और ये गलत है, फिर भी आप गलत वाला चूज करते हो, तो फिर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक सोल्जर हो और आपके सामने आपका देश है और दुश्मन है, ठीक है, दूसरी कंट्री के एलियन एनिमीज। अगर आप एलियन एनिमीज को उस टाइम पे मार रहे हो तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है। क्यों? आपकी सोच क्या है? आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर कंट्री, दैट इज व्हाई यू आर किलिंग सोल्जर्स ऑफ यस एनी अदर कंट्री, एलियन एनिमीज को। लेकिन वही अगर आप हमारे देश के अंदर हो, किसी सिविलियन को अगर आप मारोगे तो फिर आप अनएथिकल हो रहे हो। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस के हिसाब से कि किस टाइम पे क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। तो जब भी बिजनेस करो, जो भी आप एक्ट्स पढ़ रहे हो, ऑल द कमर्शियल एक्ट्स, यहाँ पे जैसे भी बिजनेस हो रहा है, सब एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और एथिक्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है बिजनेस करने के लिए, वो हम कवर करने वाले हैं अपने लास्ट पार्ट में, विच इज बिजनेस एथिक्स। ये कवर कर रहा है आपका 15% सिलेबस। सो ऐसे करके हमने 100% सिलेबस अपना अभी देखा है कि क्या क्या हमें 4 पार्ट्स में कवर करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सारा पेपर आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, एमसीक्यूज भी आने वाले हैं कुछ, और ज्यादा पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। और जब डिस्क्रिप्टिव है तो मैं पर्सनली आपको अपनी क्लासेस में सिखाऊंगी कि लॉ के आंसर्स आपको लिखने कैसे है। आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल माई व्हाट्सएप नंबर। जब भी आप ये लेक्चर्स परचेज करोगे, अगर गूगल ड्राइव से ले रहे हो या फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लोगे, तो आप जिस भी कोऑर्डिनेटर से बात करोगे, दैट पर्सन विल गिव यू माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपके लेक्चर देखने के बाद जो भी डाउट्स आएंगे कलेक्ट करो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में किसी ब्रांच में मिलने भी आना है कि मैम पर्सनली आपसे डाउट्स लेने हैं, तो आप एक दिन पहले मुझे कॉल करके मेरा टाइम ले लेंगे और पर्सनली बैठ के भी आप मेरे डाउट्स ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने जैसे आपके साथ व्हाट्सएप नंबर की बात की है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में मैं आपके आंसर करूंगी।
आई कैन कॉल यू ऑल्सो कि अगर मुझे लगेगा कि आपका डाउट बहुत ज्यादा लेंदी है, मैसेजेस में आंसर नहीं हो पाएगा, देन आई विल पर्सनली कॉल यू और कॉल पे भी आपके मैं डाउट्स ले सकती हूँ. ठीक है, बट डाउट लेना आपका काम है, डाउट सॉल्व करना मेरा काम होगा. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था, हम कमर्शियल एक्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्ट्स और कॉरपोरेट वाला जो लॉज है वो सबसे पहले कवर करने वाले हैं और बाद में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एथिक्स वाला पार्ट करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट सी. तो लेट्स स्टार्ट पार्ट सी. आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे. सी, सो बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएंगे आज सो दैट आप सभी को समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट लॉ है क्या, क्यों बना, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 को चेंज करना पड़ा. एंड वी विल ऑल्सो कवर फ्यू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन टूडेज सेशन. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर सेशन. सी, अभी हम कंपनीज एक्ट यानी कि कॉर्पोरेट लॉ को कवर कर रहे हैं. कॉर्पोरेट लॉ का नाम जब भी आता है तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट. अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, और हमें क्यों पढ़ना है लॉ, और किस लिए होता है लॉ. अब लॉ जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. लॉ क्या है? सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट क्यों बनाती है? ताकि हम इंडिया में, इंडिया की बात करेंगे, वैसे हर कंट्री में लॉ होता है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया में जितने भी लोग हैं, जनता है, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर को मैनेज करने के लिए कोई भी देश में कुछ गलत ना करे, लॉज को फॉलो करे, इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं. सो लॉज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. और ये बनाता कौन है? मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बेटा, लॉ बनने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. कभी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कभी लेजिस्लेचर्स हमारे देश के लॉ बना देते हैं, राइट. और कभी कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमारे लॉज बनते हैं, या फिर स्पेशल एक्ट्स के थ्रू हमारे लॉज बनते हैं. डोंट वरी, ये सब चीजें हम जब पार्ट ए करेंगे ना, कमर्शियल लॉज का फर्स्ट चैप्टर, आई विल बी टेलिंग यू अलग अलग लॉज क्या हैं, कैसे लॉ पैदा होते हैं, क्या क्या सोर्सेज है लॉ बनने के, सब हम कवर करेंगे. डू नॉट वरी. अभी वी आर फोकसिंग ऑन कंपनीज एक्ट. ओके, सो अभी बेसिकली हमने समझा कि लॉ जो है, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है हम लोगों के कंडक्ट के लिए, या आप कह सकते हो हम लोगों के बिहेवियर के लिए. ओके, अब उसी में से एक लॉ हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले समझेंगे. देखो, अभी लेटेस्ट जो एक्ट चल रहा है ना, वो है कंपनीज एक्ट 2013. ये एक्ट क्यों बना था? इससे पिछला एक्ट 1956 होता था. क्या जरूरत हो गई थी हमारे देश को कि पुराने वाला एक्ट ही क्यों हम नहीं लेकर चल पा रहे थे? देखो, हमारा देश जब से मोदी गवर्नमेंट आई है बहुत तेजी से भाग रहा है. 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने सितंबर में एक स्कीम निकाली, मेक इन इंडिया स्कीम. ध्यान देना प्लीज, मेक इन इंडिया स्कीम. मेक इन इंडिया स्कीम की वजह से आज हमारे देश की जो रैंक है इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, वी आर ऑन 10th रैंक. कैन यू इमेजिन? 2016 में वी वर ऑन 130th रैंक आउट ऑफ 190 कंट्रीज, एंड टुडे वी आर ऑन 10th रैंक. मतलब कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है ना. ये किन की वजह से हो रही है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इतने चेंजेस लेकर आ चुका है हमारे देश के ऊपर कि हम जो है अपने देश की तरक्की देख पा रहे हैं. इसीलिए जो पुराने एक्ट की बात आती थी 1956 एक्ट की, तो वो तो बहुत एब्सोल्यूट, बहुत ही पुराना हो चुका था. अब देश की ग्रोथ जैसे मेक इन इंडिया ने बढ़ाई, वैसे कंपनीज एक्ट को भी बढ़ानी चाहिए थी. इसीलिए देश को लगा, हमारी देश की गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये तो तेजी से चेंज हो रहा है. इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सब में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं. बट अभी भी कंपनीज वो थका हुआ पुराना एक्ट ही फॉलो कर रही थी. उसमें इतनी सारी ड्रॉबैक्स आ चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी सोच को बदलना पड़ता है ना.
वैसे ही कंपनीज एक्ट में भी कुछ चीजें पुरानी हो गई थी, बहुत सारे रिजिड कंप्लायंसेस थे, जिसकी वजह से कंपनीज की ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई थी। तो देश में नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए प्लस देश की ग्रोथ का सवाल था ना, देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि पुराने एक्ट को चेंज करेंगे और एक नए एक्ट को आपके सामने लेकर आएंगे। आगे चलते हैं। अब एक्ट बना कैसे था, एक बार मेरे साथ आप लोग ये भी डिस्कस कर लीजिए। लेट्स डिस्कस। और अब जब आप मेरे साथ ये लेक्चर देख रहे हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज ही आपको एक सेपरेट रजिस्टर लगा लेना है लॉ का, जिसमें जब भी मैं आपको कोई राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी वो आप सॉल्व करेंगे एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ऐसी कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है। ट्रस्ट मी, आई विल मेक इट सुपर इजी फॉर यू। आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेज। ओके, सो बिजनेस सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंट कॉर्पोरेट लॉज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज कि कंपनी लॉ कैसे बना। हाउ कंपनीज एक्ट 2013 वाज मेड। सबसे पहले हमारे देश में जो एक मिनिस्ट्री है जो सारे के सारे कॉर्पोरेट मैटर्स को हैंडल कर रही है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत सारी एक्ट्स को मैनेज कर रही है, जैसे कंपनीज एक्ट, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, जैसे एलएलपी, आईसीएसआई को, आईसीएआई को, प्लस आपका भी इंस्टीट्यूट, एंड वी आर मतलब एमसी इज ऑल्सो कवरिंग एनी सम अदर एक्ट, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इतने सारे एक्ट्स जहां जहां पे भी बिजनेस हो रहे हैं, उन सभी एक्ट्स को, उन सभी लॉज को मैनेज करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। सो हमने डिस्कस किया किस चीज के लिए मिनिस्ट्री है, सारे कॉर्पोरेट मैटर्स को हैंडल करती है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बिल ड्राफ्ट किया था। एक बिल क्या होता है बेटा? इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल जिसमें सब बातें लिखी हुई थी कि नए वाले कंपनीज एक्ट में क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए थी, पुराने वाले कंपनीज एक्ट को हटाते हुए कुछ नई चीजें क्या ऐड करनी थी। तो उस बिल में, उस प्रपोजल में सब लिखा हुआ था। अब एक और चीज, ये बिल कैसे पास हुआ, मतलब पास तो बाद में हुआ, मतलब ये बिल एमसीए तक कैसे पहुंचा? हमारे देश की एक कमेटी है जे ईरानी कमेटी। जे ईरानी कमेटी ने 2005-6 से ही इस कंपनीज एक्ट में क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए इसके ऊपर पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड मेकिंग ऑल दी रिकमेंडेशंस और सब पेपर वर्क वो प्रिपेयर करना शुरू हो गए थे, और यही पेपर वर्क उन्होंने सबमिट किया हमारी देश की गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को। अब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने ये रिकमेंडेशंस जब जे ईरानी कमेटी से मिले, इसका चेयरमैनशिप किसके अंडर थी? मिस्टर जे ईरानी उसके चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो उन्होंने जब एमसीए को अपना ये सारा पेपर वर्क, सब कुछ जो वो चाहते थे, उन्होंने पूरी स्टडी की थी कि क्या क्या कंपनीज एक्ट में नई चीजें आनी चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जैसे ही पता चला, उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया, इसी चीज का एक प्रपोजल बनाया, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब जैसे ही ये बिल बना तो ये बिल पहुंचा नंबर 2 पे हमारे देश के पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में ये बिल पहुंचा, तो पार्लियामेंट के आपको पता है 2 हाउसेज है, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। सबसे पहले इस बिल की चर्चा हुई थी लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा में ये बिल को अप्रूवल मिल गया था, फिर ये बिल पहुंचा था कहां बोलो? राज्यसभा में। जैसे ही राज्यसभा में इस बिल की अप्रूवल हो गई, अब ये पहुंच चुका था बिल अपने तीसरे पड़ाव पे, तीसरे स्टेज पे। मींस ये बिल पहुंचा था हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास। तो जैसे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट ने इस बिल का अप्रूवल दिया था, तो ये बिल थोड़ी रहा था, तब क्या बन चुका था? बिल से एक्ट बन चुका था। एंड द ईयर वाज 2013। आई विल टेल यू द डेट ऑल्सो। इट वाज 29 अगस्त
2013 जिस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट ने अजेंट यानी कि हामी भरी थी, अप्रूव कर दिया था। और बच्चों उसी के अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 2013 को ये बात छप चुकी थी ऑफिशियल गैजेटी ऑफ इंडिया में। ऑफिशियल गैजेटी इट्स एक जरिया है ऑफिशियल गैजेटी। जब गवर्नमेंट को कोई लीगल न्यूज हमको बतानी होती है, कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई लॉ पास करना होता है, तो हम सभी पब्लिक को अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेटी में वो चीज पब्लिश कर देती है। तो ऑफिशियल गैजेटी में ये बात पब्लिश हुई थी 30 अगस्त 2013 को, जब हम सबको इस चीज के बारे में नॉलेज हो गई थी। आगे चलते हैं। अब ये जो डेट है, इस डेट पे हम सभी लोगों को पता चल चुका था कि एक नया एक्ट आ चुका है। देखो 1956 एक्ट जब आया, दैट डजंट मीन पुराने, सॉरी मतलब 1956 एक्ट के बाद 2013 एक्ट जब आया, डजंट मीन कि पुराना पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया। नो, पुराने वाले एक्ट की ही चीजें हैं, बट कुछ लेटेस्ट चीजों के साथ, कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने नया वाला एक्ट आ गया, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। सी कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, क्लास एक्शन सूट्स, ये सब क्या बोल रही हूं मैं, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स बोल रही हूं। ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे सब नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने नया एक्ट आया है। और जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी काफी इजी कर दिए। कंप्लाइंस क्या होता है? लॉ को फॉलो करना। जितने भी लॉज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, जब आप उनको फॉलो करते हो मींस आप सारी कंप्लाइंसेस कर रहे हो। सो ऐसे सारे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने आया था कंपनीज एक्ट 2013। ओके, आगे चलते हैं। अभी इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक्स। सो अभी हमने जो भी डिस्कस किया है, आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। और अब हम समझने वाले हैं इसी को ऑफिशियली। कंपनीज एक्ट 2013 को हमारे देश के प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 29 अगस्त 2013 को, अभी डिस्कस किया हमने। और ऑफिशियल गैजेटी में बात छप गई थी 30 अगस्त 2013 को पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अब क्या हुआ, 2013 में एक्ट तो चेंज हो गया, लेकिन डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की गई थी। अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सेक्शंस हमारे सामने आते गए। भाई बहुत बड़ा लॉ है, इट इज कवरिंग 470 सेक्शंस हमारे नए वाले एक्ट में है। तो क्या हर एक सेक्शन 470 सेक्शन एक ही डेट को हमारे सामने आया? नहीं, अलग अलग डेट्स अलॉट की गई थी। अलग अलग डेट्स को डिफरेंट सेक्शंस हमारे सामने आ रहे थे। अब कैसे आते हैं? नोटिफिकेशंस आती हैं गवर्नमेंट की। आप कहां चेक कर सकते हो? आप एमसीए की वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हो। हम सभी एमसीए की वेबसाइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप साइन अप कर सकते हो और एनी पर्सन कैन सी एनीथिंग। कंपनी से रिलेटेड डेटा आपको देखना है, आप देख सकते हो। हाँ, कुछ डाउनलोड करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। ओके, अब इंट्रोडक्शन क्या है। हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि नया कंपनीज एक्ट तो आना ही चाहिए, एक न्यू लेजिस्लेशन की जरूरत है, क्योंकि अगेन विल टॉक अबाउट नेशनल और इंटरनेशनल ग्रोथ का सवाल था, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, देश की एक्सपेंशन का सवाल था, ग्रोथ रुक सी गई थी, इसीलिए देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ था कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर आने के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट डेट्स हमें अलॉट की गई थी और डिफरेंट डेट्स को अलग अलग सेक्शंस हमारे सामने आ रहे थे। तो इसका सेक्शन 1 हमारे सामने आया था 30 अगस्त 2013 को। इट वाज द डेट जिस दिन ऑफिशियल गैजेटी में बात छपी थी, उसी दिन फर्स्ट सेक्शन नंबर 1, पता है आपको फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है, विल डिस्कस, डोंट वरी, आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 98 सेक्शंस 12 सितंबर 2013 को हमारे सामने आए थे और 143 सेक्शंस 1 अप्रैल 2014 को हमारे सामने आए थे। और ऐसे ही आगे डिफरेंट डेट्स गवर्नमेंट देती गई, नोटिफिकेशंस आती गई और अलग अलग नए सेक्शंस के बारे में 2013 से हमको पता चलना शुरू हो गया था। तो टोटल कितने सेक्शंस है? जस्ट 470। हाँ जी, बस 470 तो है। सी आपके सिलेबस में 470 नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी लॉ का सिर्फ 40% पार्ट ही है ना, 40% के यही तैयारी करनी है ना आपको। सो इतने 470 सेक्शंस तो आपको नहीं पढ़ने, कट शॉर्ट सेक्शंस ही हैं आपके सिलेबस में। मैं बेयर एक्ट की बात कर रही हूँ, 470 सेक्शंस बेयर एक्ट में है।
29 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, 29 चैप्टर्स इसमें नहीं है, बेयर एक्ट में है। आपको तो एक भी चैप्टर नहीं दिया हुआ। चैप्टर तो मैं आपको डिवाइड करके दूंगी, आपके इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ 40% का एक चैप्टर बनाया हुआ है और उसमें सब चीजें हौच पौच करके दी हैं, बट दैट्स ओके। वहीं पे काम आते हैं आपके प्रोफेशनल्स, वहीं पे काम आती है आपकी टीचर्स। हम आपको उसको थोड़ा सा डिवाइड करके देंगे, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। सो 29 चैप्टर्स तो नहीं, बट 7 to 8 चैप्टर्स तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं कंपनीज एक्ट के। आगे चलते हैं। कंपनीज एक्ट जो है उसमें हर एक चैप्टर में, मैं बेयर एक्ट की बात करूंगी बेटा, लॉ की बात करूंगी अभी, हर एक चैप्टर में कम से कम एक सेट ऑफ रूल है। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी चीजें, 470 सेक्शंस हैं टोटल कंपनीज एक्ट में, 29 चैप्टर्स हैं, और अब ये रूल्स क्या होते हैं? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, हमारे कंपनीज एक्ट के लिए रूल्स बनाती रहती है। आप जैसे सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हो, सेक्शन नंबर 5 में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, क्योंकि सेक्शन में उसका कट शॉर्ट पार्ट लिखा हुआ है, तो उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है रूल। रूल्स आर टू बी रेड विद सेक्शन, साथ में रख के पढ़ते हैं। जो चीजें सेक्शन में क्लैरिटी में नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट रूल देता है। तो सेक्शंस आर टू बी रेड विद रूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड हु मेक्स रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। तो रूल्स आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गए। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रूल्स आपको बेयर एक्ट में मिलते हैं। कंपनीज एक्ट, मैंने जैसे आपको बताया था कि गवर्नमेंट की सोच थी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए ताकि देश की ग्रोथ बहुत तेजी से जाने लगे। तो कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सामने आए? जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, लेट्स कंटिन्यू वंस अगेन। सो वी हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। सी, कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ज्यादा रिजिड था, तो अब काफी ज्यादा चीजें आसान कर दी है गवर्नमेंट ने। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में जितना कंपनीज एक्ट 1956 नहीं सोच रहा था, 2013 इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में, कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे बट प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिलते थे, या कंपनीज फ्रॉड करती थी। तो अब ऐसे चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में खास फोकस किया गया है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के ऊपर। ओवरऑल वी कैन से नया वाला कंपनीज एक्ट एक काफी वास्ट एक्ट है और कंटेम्प्रेरी एक्ट है, मींस इट इज कवरिंग सो मेनी थिंग्स। आगे चलते हैं। अभी हम आज की क्लास में बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन, एंड वी विल ऑल्सो बी कवरिंग फ्यू टाइप्स ऑफ कंपनीज, जैसे कि हम पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी कंपनी, ये तीनों कंपनीज आज की क्लास में कवर करेंगे। ओके, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। आगे की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है? बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कंपनी का मतलब। आपको पता है कंपनी में बिजनेस होता है, तो ये जो बिजनेस है, लोग पहले तो शादी ब्याह के सीजन में और शादी ब्याह के टाइम पे डिस्कस कर लिया करते थे कि क्या बिजनेस हम लोग कर रहे हैं और आगे क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। बट अब अगर ऐसे सिर्फ फेस्टिव गैदरिंग्स पे ही आप लोग डिस्कस करते जाओगे तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का जो लेवल है, एज यू ऑल नो कि कंपनी सबसे ही बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो अगर आज भी आप कंपनी का बिजनेस ऐसे ही चलाते जाओगे सिर्फ फेस्टिव गैदरिंग्स के ऊपर, तो काम नहीं चलने वाला। इसीलिए पहले कंपनी का मीनिंग समझेंगे। कंपनी का मतलब है, पहले तो ये जानेंगे कंपनी का मतलब डिराइव कहां से हुआ है। कंपनी दो लैटिन वर्ड्स, देखो इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, कोई भी लैंग्वेज ले लो तो अलग अलग दूसरी लैंग्वेजेस से हम वर्ड्स उठाते हैं और लैंग्वेज बनती है। से सपोज हम उर्दू के कुछ वर्ड्स उठाते हैं, संस्कृत के कुछ वर्ड्स उठाते हैं और हिंदी भाषा बनी है। वैसे ही इंग्लिश भी कभी जर्मन, कभी लैटिन, कभी फ्रेंच वर्ड्स उठाती है और इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। सो इंग्लिश का वर्ड है कंपनी, ये जनरेट हुआ है दो लैटिन वर्ड से। पहला लैटिन वर्ड है कॉम और दूसरा है पनीस। कॉम का मतलब होता है विथ एंड टुगेदर, मतलब साथ में, और पनीस का मतलब है ब्रेड। तो वी कैन से, अगर इनको ज्वाइन करें, विद एंड टुगेदर एंड ब्रेड, मतलब कुछ लोग विद टुगेदर मतलब साथ में मिलके, ऐसे लोग जिनकी सेम सोच है, कॉमन सोच है, तो वो लोग एसोसिएट करते हैं, जो लाइक माइंडेड पर्संस हैं। या तुम्हारी भी यही सोच है, तुम्हें भी आयरन एंड स्टील का बिजनेस करना है, मुझे भी आयरन एंड स्टील का बिजनेस करना है, तो क्यों ना हम लोग एसोसिएट करें। तो ऐसे लोग ही ग्रुप बनाते हैं जिनकी कॉमन सोच है, और वो लोग मिलके करते हैं बिजनेस। किस रूप में? कंपनी को बना के वो लोग बिजनेस करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करा के।
और बिजनेस करने का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और कंपनी के प्रॉफिट्स को बोला गया है ब्रेड्स। तो जो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर लाइक माइंडेड पर्सन एंड दे आर डूइंग बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सम प्रॉफिट. So this is the meaning of company. One more time, in popular parlance, company denotes association of like-minded persons who are doing business for the purpose of earning some profit. Formed for the purpose of carrying on some business or undertaking. कोई undertaking means कोई business ही है, किसी भी undertaking entity के रूप में उन्होंने business carry forward किया है profits कमाने के लिए. ओके, इन लीगल सेंस हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एसोसिएशन है, कंपनी ग्रुप है, किसका? बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्संस. अब जैसे मैंने बोला कि ये एसोसिएशन है लाइक माइंडेड पर्संस का, अब कौन कौन से लोग एसोसिएट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग ग्रुप बनाएंगे? सी, द नेचुरल पर्संस कैन मेक ग्रुप एंड द आर्टिफिशियल पर्संस भी ग्रुप बना सकते हैं. सी, दीज आर नेचुरल पर्संस. ABCDEFG, ये सब सोच इनकी कॉमन ही है कि इनको आयरन एंड स्टील का बिजनेस करना है. ये सब मिल गए और इन्होंने कंपनी के रूप में अपने बिजनेस को बना लिया एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद ईच अदर. अब नेचुरल ह्यूमन बींग्स के साथ साथ द कंपनीज कैन ऑल्सो मेक अ कंपनी. सी, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और ये नेचुरल पर्सन है. ये दोनों मिलके भी एक कंपनी बना सकते हैं, और एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके भी एक तीसरी कंपनी बना सकती है. So both artificial persons and natural persons can make a company. So this is the clear meaning of company और कौन company बना सकता है. I hope this thing is clear in your head. Next concept आता है, this is very easy guys. What is the definition of company? Company की definition section 2 clause 20 में cover की गई है. Section 2 जो है ना बेटा आपका, सारा का सारा किस चीज का है? So what section 2 is all about? हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में सारी के सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी. मैं आपके सिलेबस की बात नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर एक्ट, जहां पे पूरा लॉ लिखा है, कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में सेक्शन 2 का नाम होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इसको क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इसका यह मतलब है कि चीजों के मीनिंग और इंटरप्रेट किया गया है सेक्शन 2 में. जैसे कंपनी वर्ड को इंटरप्रेट किया गया है, क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है. सो डेडिकेटेडली सेक्शन 2 दे दिया है डेफिनेशंस को. इसीलिए सेक्शन 2 का नाम ही जब इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो सेक्शन 2 के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो ब्रैकेट में एक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज. सो हाउ डू वी रीड सेक्शंस इन लॉ? पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, जैसे जैसे हमारे सामने आता जाएगा वैसे हम डिस्कस करेंगे. वी विल रीड सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 20. ऐसा सिर्फ आप बोलने वाले हो जब आप सेक्शन 2 को रीड कर रहे हो. लेकिन इसके अलावा कोई अदर सेक्शन अगर हमारे सामने आए, अदर सेक्शन जैसे कि सेक्शन 3, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट हो सकता है, फिर आगे एक अल्फाबेट हो सकता है, या फिर आगे रोमन नंबर्स हो सकते हैं. तो अब इसको कैसे रीड करना है? जो नंबर है उसको बोलेंगे हम सेक्शन, फिर उसके बाद जो एक और नंबर होता है वो है उस सेक्शन का भी एक पार्ट. तो अब आप इसको बोलोगे सब सेक्शन. सब सेक्शन के अंदर जो एक अल्फाबेट होगा उसको अब आप बोलेंगे क्लॉज. क्या होता है? सेक्शन के अंदर के पॉइंट को हम सब सेक्शन के अंदर के पॉइंट को क्लॉज, और क्लॉज के भी अंदर के पॉइंट को हम बोलेंगे सब क्लॉज. सो गाइज, दिस इज हाउ वी रीड सेक्शंस इन लॉ. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता नहीं है. एंड एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं. अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, तो अब इसको कैसे रीड करें? पहले H पहले है और रोमन नंबर बाद में है. व्हाट इफ अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो सेक्शन 3, सब सेक्शन 1, क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज H. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले रोमन नंबर है या बाद में क्लॉज अल्फाबेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको ऐसे ही रीड करना है, पहले सेक्शन, उसके अंदर के पॉइंट को सब सेक्शन, उसके अंदर के पॉइंट को क्लॉज, एंड देन उसके अंदर के पॉइंट को सब क्लॉज.
अगर ये फ्लिप हो जाता है लास्ट की दो चीजें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की क्या डेफिनेशन है। एक और चीज याद रखना, जब आप लॉ का पेपर दे रहे हो तो जो भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो वो एग्जैक्ट शब्दों में आपको पढ़नी है। यू कैन नॉट जस्ट चेंज अ सिंगल वर्ड ऑफ एनी डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को बोला गया है एनी कंपनी रजिस्टर्ड और यू कैन से इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। डिस्कस करते हैं बेटा। दिस एक्ट इस सब्जेक्ट में जब जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे वी आर टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट एक्ट। दिस एक्ट मींस द करंट एक्ट 2013 एक्ट। और जब भी प्रीवियस कंपनी लॉ की बात आती है तो हम बोलेंगे 1956। बेटा इससे पहले तो 1956 ही चल रहा है ना, तो 1956 या उससे भी पहले वाले किसी भी एक्ट में किसी कंपनी को रजिस्टर इनकॉर्पोरेट करा दिया वो भी कंपनी है, प्लस 2013 में अगर किसी कंपनी को बनाया है तो आज की डेट में वो भी कंपनी है, दोनों ही कंपनीज हैं। वन मोर टाइम, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दोनों ही आज की डेट में कंपनी है। एग्जाम्पल, आज अगर मैं कंपनी बनाती हूं दिशा प्राइवेट लिमिटेड, दिशा प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बनाया इसको 2025 में सितंबर में, तो इसके ऊपर कौन सा वाला लॉ लगेगा? लेटेस्ट वाले कंपनीज एक्ट के अंदर ही बनाया ना फिर मैंने इसको 2025 में, तो 2013 एक्ट ही लगेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 इस एक्ट के ऊपर लग गया। ऐसे ही अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये वाली जो कंपनी है इसको बनाया गया था 1956 में, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बनाया था। आज इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी जो उनके बेटे हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने 1956 वाली एक्ट में इसको बनाया गया था। तो आज की डेट में 2 क्लॉज 20 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी एक कंपनी है क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाई थी, और दिशा प्राइवेट लिमिटेड लेटेस्ट एक्ट में यानी कि दिस एक्ट में बनाई है, तो ये भी आज की डेट में कंपनी है। चलो लास्ट में वन मोर टाइम, कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आज की डेट में डेफिनेशन के अनुसार दोनों ही कंपनी है। आगे चलते हैं, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में से हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे आज, तीसरी को डिटेल में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Since this is your first class, I just don't want to make it too monotonous for you. We will keep it little short. और जितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिस क्लास में भी आप जो पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। So on the basis of number of members, नंबर कितने होने चाहिए, कितने मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के अनुसार हमारे पास 3 तरह की कंपनीज हैं। गाइज वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग तरह की कंपनीज को, जो सेम तरह की कंपनीज है उसको क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आज हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे, नंबर्स के हिसाब से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। ऐसे ही गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, लिस्टिंग के हिसाब से वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, लाइबिलिटी के हिसाब से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज हम सिर्फ एक कैटेगरी कवर करेंगे विच इज मेंबर्स के हिसाब से। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। लेट्स डिस्कस पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे। ये आप जो भी चीजें मैं लिखती हूँ अपनी कॉपीज में साथ साथ नोट करते जाएंगे। एक फ्रेश कॉपी आपको लगानी है, अगर अभी आपके पास एक फ्रेश कॉपी नहीं है तो रजिस्टर का प्रिंट पेज लीजिए, वहां पे नोट कीजिए, और जो नया रजिस्टर लेंगे उसके आगे चिपका देना उसको। ओके, सो अगर मैं पब्लिक कंपनीज की बात करूं तो इसमें मिनिमम होते हैं 7 मेंबर्स और मैक्सिमम होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो वी कैन से अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी का था, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं जस्ट 2 और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200। ये मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की लिस्ट है। इसी के साथ साथ चलो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स भी देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी में होने वाले हैं मिनिमम सिर्फ 3 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। लेकिन ऐसा ही अगर आप प्राइवेट कंपनी में देखो, प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हैं और मिनिमम 2।
तो ये डायरेक्टर्स की लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम, और ये मेंबर्स की लिमिट है 2 and 200। ठीक है जी, तो 2 और 200 मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में। 7 और अनलिमिटेड मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में। 2 और 15 मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में। एंड 3 and 15 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में। लेट्स टॉक अबाउट ओपीसी एज वेल, वन पर्सन कंपनी। आज की डेट में एक अकेला पर्सन जो सोल प्रोप्राइटरशिप किया करता था, अकेला बिजनेस खोलता था, वो भी कंपनी बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट 2013 में ही तो है, पहले नहीं होता था। कंपनीज एक्ट लाया है ना, कंपनीज एक्ट 2013 आपके लिए कितनी नई नई चीजें। अकेला पर्सन कंपनी खोल रहा है, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, एंड अ सिंगल पर्सन इज हैंडलिंग ऑल। सो इसमें अगर हम मिनिमम मेंबर्स की बात करें, मिनिमम 1 मेंबर और मैक्सिमम भी 1 मेंबर। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर्स ऑल्सो। मिनिमम, अरे यार 1 पर्सन कंपनी है ना, तो अकेला डायरेक्टर चाहिए, काफी है। लेकिन मैक्सिमम यहां पे कितने होंगे, कैन यू गेस? सी गाइस, 15 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं ओपीसी में भी। काफी स्टूडेंट्स को लगता है मिनिमम 1 और एक ही तो होता होगा, क्योंकि ये है तो ओपीसी ना, बट डायरेक्टर्स कितने भी हो, मालिक एक ही होना चाहिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अच्छा, क्या हम ये 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी कंपनी मैनेज करने के लिए रख सकते हैं? द आंसर इज यस। उसका प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगी आगे। यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट। और ये रेजोल्यूशन क्या है, आज की क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताया मैंने आपको। ये टॉपिक आगे कुछ सेशंस में आने वाला है, तब हम डिस्कस करेंगे कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो नंबर तो देख लिए, अब होती क्या है एक प्राइवेट कंपनी। सी गाइस, जब भी आप एक पब्लिक कंपनी पढ़ते हो, इतना ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं आता, क्योंकि डेफिनेशन टू बी ऑनेस्ट बहुत स्टूपिड है। क्या लिखते हैं, बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सी, ये क्या डेफिनेशन हुई, बट दिस इज द फैक्ट, यही डेफिनेशन है। अरे पब्लिक कंपनी के लिए हमें जानना पड़ेगा कि होती क्या है प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और एक चीज तो इसके बारे में लिखी है, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपके लॉ में, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, जब भी ये 4 शब्द आएंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो कहां प्रिस्क्राइब्ड है, कहां लिखा है? ये बात लिखी होती है रूल्स में। स्टार्टिंग में ही बताया था, कंपनीज एक्ट में हर चैप्टर में कुछ सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जब ये 4 शब्द आए, समझ जाना मैं रूल की बात कर रही होंगी। रूल आया था और उसमें हमें पता चला था कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल आज कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। कैन यू इमेजिन, आज अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो कितने भी पैसे की जरूरत है ही नहीं। Earlier, it was 5 lakh rupees which you needed to form a public company, but nowadays the limit has been, abolished, खत्म कर दिया। There is no limit. गवर्नमेंट चाहती है मैक्सिमम कंपनीज बने। कैपिटल की रिक्वायरमेंट की कमी की वजह से लोग ऐसा ना करें कि कंपनी बनाने से भाग रहे हैं, या 5 लाख रुपए नहीं है तो वी कैन नॉट मेक अ पब्लिक कंपनी। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है तुम बनाओ, पब्लिक बनाओ, प्राइवेट कंपनी बनाओ, ओपीसी बनाओ, किसी भी प्रकार की कंपनी बनाने के लिए देयर इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। ओके जी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब देख रहे हो आप, ये वाली लाइन पढ़ के तो हमें पता ही नहीं चला कि कितनी लिमिट है। एज में प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स खोल के देखा तो पता चला था कि देयर इज नो लिमिट। सेक्शन में जो चीजें क्लैरिटी से नहीं होती, उसके लिए रूल्स खोल के पढ़ते हो ना। सो ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया उसका। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 है। क्लॉज बोलेंगे क्योंकि सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट में जो भी है आप बोलने वाले हैं उसको क्लॉज। लेकिन यही सेक्शन 3, 4, 5, 6 या कोई भी और सेक्शन हो, उसके अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है उसको आप बोलते हो सब सेक्शन। आगे चलते हैं। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब। अरे इसके लिए भी जब रूल्स खोल के देखे तो हमें पता चला इनमें भी देयर इज नो लिमिट। पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी या किसी भी प्रकार की कंपनी बनाने के लिए आज कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू हैव 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज इन योर पॉकेट, यू कैन मेक अ कंपनी। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी प्राइवेट है? आप खोल के देखेंगे उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी की एक रूल बुक होती है जिसमें कंपनी चलाने के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, कंपनी कैसे चलानी है। ओके, तो जब हमने उसके आर्टिकल्स खोल के देखे तो हमें पता चला कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू मेक इट सुपर इजी फॉर यू। तो आप एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो, RLP। R stands for restriction, L stands for limitation and P stands for prohibition। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, R ये बोलता है कि हमें जब भी शेयर्स ट्रांसफर करने हैं ना प्राइवेट कंपनी के, तो आसानी से नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी लगाती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते। तो ये चीज पब्लिक कंपनी में नहीं होती। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ओके, रिस्ट्रिक्शंस भी कहां लिखे होंगे? आर्टिकल्स में ही लिखे होंगे। कंपनी चलाने की रूल बुक क्या है? आर्टिकल, तो उसी में लिखे होंगे। अब कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है उसकी लिमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की है 200। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये फर्स्ट लाइन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हम तो प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। इसका मतलब है ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। सो ओपीसी वाली प्राइवेट कंपनी छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज की मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 200। क्योंकि ओपीसी तो 1 पर्सन कंपनी है ना, मिनिमम भी 1 होते हैं, मैक्सिमम भी 1 होता है। ओपीसी छोड़ दो, उसमें तो 1 मैक्सिमम है, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज के मैक्सिमम होंगे 200 मेंबर्स। लास्ट, इसमें एक प्रोहिबिशन भी है। प्रोहिबिशन मतलब एक चीज को मना भी किया गया है। जो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो होता है प्रोहिबिशन, और जो काम आप थोड़ा थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कर तो सकते हो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। काफी स्टूडेंट्स को लगता है रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का तो एक ही मतलब है, बट नो, रिस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कर लो, प्रोहिबिशन मतलब कतई नहीं करना, वो चीज करनी ही नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट थिंग। सो प्रोहिबिशन किस चीज की है? जब भी प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती है तो लोगों को जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट्स नहीं करती है, ना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, ना न्यूज़पेपर्स में, ना फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी नहीं छापेगी। मतलब आप लोगों को सब्सक्राइब शेयर्स करवाने के लिए कोई भी इनविटेशंस नहीं भेज सकते हो। जब ये इनवाइट ही नहीं कर रही है, लोगों को कोई नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स कुछ भी नहीं दे रही है, ना प्रोस्पेक्टस छाप रही है, तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती कैसे है, बताती कैसे है? प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स खुद सिलेक्ट करते हैं कौन होंगे इनके 200 मेंबर्स, उनके साथ जाके मीटिंग्स करते हैं एंड दे पर्सनली कन्विंस दोज पर्संस टू बाय द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। और उस प्रोसेस का नाम होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसी प्रोसेस की हेल्प से प्राइवेट कंपनी सिर्फ शेयर्स इशू कर सकती है, ये पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अब ये मोस्टली क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी में फ्रेंड्स, फैमिली, नियर्स एंड डियर्स को शेयर्स इशू करते हैं, और अगर कोई फ्रेंड्स और फैमिली नहीं भी है तो पर्सनली कन्विंस करेंगे। कोई इनविटेशन भेजना अलाउड नहीं है। तो इससे एक और बात सामने आई, जब इनविटेशन देना ही नहीं है तो एक इनविटेशन देने वाला डॉक्यूमेंट यानी कि प्रोस्पेक्टस भी छापने की जरूरत नहीं होती है प्राइवेट कंपनी को। प्रोस्पेक्टस छापती हैं पब्लिक कंपनीज जब उनको जनता को शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, तो RLP, R stands for restriction, L stands for limitation and P stands for prohibition। ये 3 काम जो लिखे हुए हैं कंपनी के, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी प्राइवेट है। और ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में PVT लिमिटेड लिखा होता है, या तो PVT लिमिटेड या फिर पूरा प्राइवेट लिमिटेड। बेटा कुछ भी मैं अगर क्लास में नोट कर रही हूं तो आपके भले के लिए है, आप ये चीज साथ में अपनी कॉपीज में नोट कर लिया करो। जो बच्चे लेक्चर सुनते सुनते भी अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहते हैं, फ्यूचर में चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो ये शॉर्ट नोट्स जो टीचर ने कुछ चीजें बताई है वो साथ में रख के पढ़ते हैं तो और ज्यादा अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं। काफी बार ऐसा फीलिंग आती है ना कि हम लेक्चर देखने के बाद जो पढ़ रहे हैं, अरे भूल गए टीचर ने क्या बोला था, दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। सो ये बार बार चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। यू कैन सेव योर टाइम एंड एनर्जी बाय राइटिंग दीज शॉर्ट थिंग्स इन योर नोटबुक। आगे चलो बेटा। सो अब टाइप्स ऑफ कंपनीज में अभी प्राइवेट कंपनी किया, तो प्राइवेट कंपनी के कुछ रूल्स भी सीख लो साथ ही साथ।
प्राइवेट कंपनी में अभी मैंने बोला 200 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तो ये 200 मेंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू formulas, 2 points, point number 1 and point number 2. We can say rule number 1 and rule number 2. पहला रूल, अगर कोई पर्सन जॉइंटली शेयर ले रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं सलमान खान और शाहरुख खान, ये दोनों मिलके, एसके और एसके हो गए ना दोनों, एसआर के, ये दोनों मिलके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स ले रहे हैं या इन्फोसिस के शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने 1,000 रुपए का शेयर लिया, एक ही शेयर लिया है, जस्ट 1 शेयर, लेकिन सलमान खान कहता है कि मैं इस शेयर के ऊपर 60 रुपीज पे करूंगा, नो 60 नहीं, 600 ले लेते हैं, 600 रुपीज पे करूंगा, और यही शाहरुख खान ने बोला कि मैं इस शेयर के ऊपर 400 रुपए पे करूंगा, थोड़ा तू पे करना, थोड़ा मैं पे कर रहा हूं, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों हैं जॉइंट शेयर होल्डर्स। ये जॉइंटली एक ही शेयर, 2 या 3 लोग मिलके कोई शेयर खरीदते हैं, एक नहीं कितने भी शेयर, लेकिन जॉइंटली खरीद रहे हैं, कुछ पैसा वो पे कर रहा है, कुछ दूसरा पे कर रहा है। तो ये जो जॉइंट शेयर होल्डर्स अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, तो हम इनको डिफरेंट यानी कि इंडिविजुअल पर्सन कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर देम सिंगल मेंबर, चाहे ये 2 है या 3 लोग हैं, लेकिन हम मानेंगे इनको 1। रीजन, हमारे पास लिमिट सिर्फ 200 की है ना। अगर कोई 10 लोग फॉर एग्जाम्पल मिलके जॉइंटली शेयर्स ले रहे हैं, तो भाई हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 190। ये लिमिट तो ऐसे ही खत्म होती जाएगी, इसलिए जितने भी लोग जॉइंटली शेयर लेंगे, हम इनको सिर्फ 1 मेंबर ही ट्रीट करेंगे। ये रूल हो गया पहला रूल, 200 के लिमिट को कैलकुलेट करने का। अब एक और रूल, जितने भी प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉयज हैं, अगर वो एम्प्लॉयज होने के साथ साथ हमारे शेयर भी ले रहे हैं, चाहे वो आज हमारे एम्प्लॉय हैं या पास्ट में रह चुके हैं, इनको आप 200 की लिमिट में से माइनस कर देना, एक्सक्लूड कर देना। देखो प्रेजेंट एम्प्लॉयज कौन से होते हैं, जैसे कि मिस्टर खान आज भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। मिस्टर खान आज एम्प्लॉयमेंट में है, प्लस हमारी कंपनी ने उस टाइम ESOP इशू कर दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, और अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ शेयर्स बांट दिए। अब वो एम्प्लॉय होने के साथ साथ शेयर लेके हमारी कंपनी के मेंबर भी बन गए हैं, तो मिस्टर खान एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है, इसीलिए इनको 200 की लिमिट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी के लाखों एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिनको मिस्टर खान के अलावा जिनको शेयर्स इशू किए थे। अगर ये सब लोग भी मिलकर कंपनी के मेंबर बनने लगे, एम्प्लॉय होने के साथ साथ इनको शेयर भी मिलने लगे, तो हमारी 200 की लिमिट तो ऐसे ही खत्म होती जाएगी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज होंगे फ्लिपकार्ट के, तो अगर सबको शेयर्स दे दिए, एम्प्लॉयज होने के साथ साथ मेंबर भी बन जाएंगे, तो 200 की लिमिट तोड़ के ये 1000 एम्प्लॉयज तो पता नहीं कहां पहुंच गए, 200 की लिमिट तो ब्रेक हो गई ना। इसीलिए जो आज की डेट में एम्प्लॉय है प्लस वो मेंबर भी बन गया है, उनको इसमें इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करना है जो सिर्फ मेंबर्स हैं, ना कभी एम्प्लॉय थे ना है। ओके, ऐसे ही पास्ट एम्प्लॉयज कौन है, जैसे 2 साल पहले मिस्टर सौरभ हमारी कंपनी के एम्प्लॉय थे। 2 साल पहले जब वो एम्प्लॉय थे तो उनको शेयर भी दे दिया था, तो एम्प्लॉय प्लस मेंबर उस समय भी उनको इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन आज वो हमारी कंपनी की जॉब छोड़ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आज वो हमारी कंपनी के लिए एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारे पास्ट एम्प्लॉय बन चुके हैं, लेकिन जो 2 साल पहले उन्होंने शेयर लिया था ना, वो शेयर आज भी है उनका हमारी कंपनी में, शेयर होल्डर है। तो क्या आज उनको लेने लगोगे उस 200 की लिमिट में? नो, क्योंकि कभी ना कभी तो वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय का टैग अगर आपके साथ लगा था या है, तो आप शेयर होते हुए भी मेंबर्स की लिस्ट में नहीं गिने जाओगे। ये 200 की लिमिट में सिर्फ वो ही लोगों को गिनना होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही हैं और मेंबर ही थे या मेंबर ही रहेंगे आगे सिर्फ। ठीक है जी। तो पर्सन्स हु फॉर्मरली यानी कि पास्ट में जब एम्प्लॉयमेंट में थे तो मेंबर्स भी थे, तो तब भी नहीं लिया था उनको, while in that employment and have continued to be the members, मतलब आज वो मेंबर है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सीज हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना, इसीलिए इनको भी लिमिट में नहीं लेना है, पास्ट एम्प्लॉयज को भी नहीं लेते और प्रेजेंट को भी नहीं। सो ये 2 रूल से हमें पढ़ना होता है प्राइवेट कंपनी के 200 की लिमिट को कैलकुलेट करने का रूल। ओके,
सो पब्लिक कंपनी भी कर ली, प्राइवेट कंपनी भी कर ली। अब एक लास्ट कंपनी में पढ़ाऊंगी जिसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विच इज 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक ही मेंबर और एक ही डायरेक्टर से आप कंपनी बना सकते हो। जो पुराने जमाने में लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे, चाहे तो बिजनेस को रजिस्टर कराओ या ना कराओ, लेकिन यही लोग डरते थे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैसे जाएं, या तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी होती थी पहले या पब्लिक, तो दोनों में कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज है ही। लेकिन ओपीसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ कंपनी है जहां पे यही अकेला पर्सन जो बिजनेस का मालिक है, ये अपने बिजनेस को कंपनी के रूप में रजिस्टर करा सकता है और कंपनी के इतने सारे एडवांटेजेस को उठा सकता है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के पास कॉमन सील होता है, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ये सारे के सारे फीचर्स वो उठा सकता है। तो 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी वेयर ओनली 1 पर्सन विल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, वेयर ओनली 1 पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अकेला पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेथ वगैरह हो जाए तो कंपनी बंद ना हो जाए, इसीलिए इस अकेले पर्सन को एक नॉमिनी का नाम भी मेंशन करना होता है। अगर मेंबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी बन जाता है वहां का मालिक, और फिर मालिक बन के उसको एक नॉमिनी का नाम उसको भी दिखाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आपको आज की क्लासेस का सब कुछ समझ में आया हो। आज हमने सिलेबस का डिटेल्ड सिनॉप्सिस देखा है, उसके बाद हमने कॉर्पोरेट लॉ उठाया है और उसकी बेसिक चीजें आज क्लास में पढ़ी हैं। एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से, जिससे भी आप लेक्चर्स बाय कर रहे हैं, उनसे मेरा नंबर ले लेंगे, व्हाट्सएप नंबर, एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे हर एक लेक्चर के बाद आप स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे भेज सकते हो, एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। वी विल कवर आगे की टाइप्स ऑफ कंपनीज इन आवर नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।